नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था, उनका काम क्या होता है। आपको मैंने जो प्रेशर है उसके बारे में पढ़ाया था, लो प्रेशर कब बनता है, हाई प्रेशर कब बनता है, एयर कैसे मूव करता है, टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में बताया था। 3 तरह के रेनफॉल होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन किया था आपको डायग्राम समेत। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। ये जो हमारा पूरा कोर्स है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है, जहाँ पर आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्स, सीसैट सभी कुछ पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो यहाँ पर हमने अपना जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सबको हमने सॉल्व कर लिया है, इनको पढ़ लिया है और हमें जो सवाल हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इंसोलेशन क्या होता है, हीट बजट क्या होता है, ये सब बातें हमने पढ़ लिया है। एल्बेडो किसका ज़्यादा किसका कम, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास का है। अब आती है बातें यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट होता है उसके बारे में। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो मेन ऊर्जा है वो आती है सूर्य से, सोलर ऊर्जा। और पृथ्वी गोल होने के कारण पृथ्वी एक एक्सिस पर झुकी हुई है, इसी कारण से पृथ्वी पर सभी जगह पर समान रूप से सौर ऊर्जा नहीं मिलती। जो इक्वेटर है यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, इंसोलेशन यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, और पोल पर इंसोलेशन कम मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेटर रीजन है वो हीट सरप्लस रीजन है, और जो आपका पोल है वो हीट सरप्लस नहीं है, वो हीट स्कार्स रीजन, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर सिस्टम पैदा होता है हमारे पृथ्वी पर वो किस कारण से होता है? ये होता है हीट के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, हीट के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको मैंने बताया था कि इक्वेटर पर जो गर्मी होती है, गर्मी होने के कारण जो हवा है वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और इस गैप को, इस जगह को जो खाली हो चुका है, इसको भरने के लिए आजू बाजू से उसके बगल से जो हवाएं हैं वो इस दिशा की ओर चलती हैं, टू फिल द स्पेस। और जैसे ही वो इस दिशा में पहुंचती हैं, गर्म ज़मीन के कारण वो फिर से गर्म हो जाती है हवा और वो ऊपर की ओर उठ जाती है। तो हम करेंगे क्या, हम बारी बारी से पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रेशर बेल्ट है ना, ITCZ मतलब जो हमारा डोल्ड्रम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब ट्रॉपिकल हाइट, सब पोलर लो। ये जो प्रेशर बेल्ट होता है वो बनता है 2 कारणों से। एक होता है थर्मल, दूसरा होता है डायनेमिक। ध्यान सुनिएगा, थर्मल, डायनेमिक। थर्मल का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर हीट ज़्यादा है तो लो प्रेशर बनेगा। ठीक है ना, अगर हीट कम है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो नीचे लो प्रेशर बनेगा, अगर हवा नीचे की ओर दब रही है, नीचे की ओर बैठ रही है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। समझ गए, बात क्लियर है। थर्मल का मतलब क्या है, हीट के कारण कोई जगह गर्म हो रही है और हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। मगर अगर हवा के उठने से और बैठने से लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। क्लियर बात है, हम सब बताएंगे कौन सा है थर्मली और कौन सा है डायनेमिकली। चलो, तो यहाँ पर आप जो ट्रू नेचर है वो देख रहे हैं हमारे एयर का। देखो, जैसे ही ये जगह की हवा उठती है, ये जो डोल्ड्रम है ना, जैसे ही इसकी हवा ऊपर की ओर उठती है उसके अगल बगल से ये हवा इस जगह को भरने के लिए आती है। ठीक है,
आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स बता देते हैं दोबारा। कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है? किस कारण से? अर्थ के रोटेशन के कारण से, ठीक है? अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो कोरियोलिस फोर्स लगना बंद कर देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देगा तो कोरियोलिस फोर्स लगना बंद कर देगा, ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस कोरियोलिस फोर्स के कारण जो वस्तुएं हैं वो राइट साइड में मूव कर जाती हैं, राइट साइड में मुड़ जाती हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, ये अपने दाहिने तरफ मुड़ गया, ये अपने दाहिने तरफ मुड़ गया, ये अपने दाहिने तरफ मुड़ गया, ये अपने दाहिने तरफ मुड़ गया। आपका जो भी दाहिना होगा ना उस तरफ क्या आप मुड़ेंगे? इसका दाहिना इस तरफ है, ठीक है ना? इसका लेफ्ट हैंड ये है, इसका राइट हैंड ये है, तो ये इस तरफ से मुड़ गया, इस तरफ से मुड़ गया। मगर जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ये लेफ्ट की ओर मुड़ता है। देखिए अपने लेफ्ट की ओर मुड़ गया, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है ना? अपने लेफ्ट की ओर मुड़ गया। क्लियर बात है? चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये अपने दाहिने तरफ मुड़ता है, इसीलिए अगर हवा घूम रही है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड घूमेगा और क्लॉकवाइज घूमेगा। साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर मुड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? तो ये हो गया कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे जो विंड हैं उन पर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रेशर बेल्ट होते हैं। पहला है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये होता है लो प्रेशर का बेल्ट। दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई, ये होता है हाई प्रेशर का बेल्ट। अगला है सब पोलर लो, ये होता है लो प्रेशर का बेल्ट। और हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई से जो आपका लो है, मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, उसकी तरफ आ रही थी। अब चूंकि कोरियोलिस देखो आ तो रहा था इस तरह से सीधा, मगर चूंकि कोरियोलिस फोर्स लग गया तो वो सीधा आते आते ये मुड़ गया इस तरह से, समझ गए? मुड़ गया, इसी कारण से वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है? अब ऊपर में है सब पोलर लो, हवा हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू होगा, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हवा ऊपर वाला है वो वेस्ट की ओर से आता हुआ प्रतीत होता है। देखो है ना, ये वाला एक्चुअल देखोगे पृथ्वी पर तो ये वेस्ट की ओर से आता हुआ प्रतीत होता है। ये इस तरह चलता है, इस तरह, कलर चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से चलता है वेस्ट से। तो इसको हम लोग वेस्टरलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेस्टरलाइज कहते हैं। ये जो हवा है ये हमको ईस्ट से आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम ईस्टरलाइज कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज कहते हैं, या फिर इसको हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज या ट्रेड विंड। ये क्या हो गया? वेस्टरलाइज। क्लियर बात है? अब पोल पे बन जाता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से सब पोलर लो की ओर जो हवाएं चलती हैं वो ईस्ट की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको हम लोग पोलर ईस्टरलाइज कहते हैं। तो आपने 3 बेल्ट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? 3 प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा, और आपने 3 तरह के जो प्लेनेटरी विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं, इनके बारे में पढ़ा। पहला कौन सा था जी? ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज, जिसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। दूसरा था वेस्टरलाइज, और तीसरा था पोलर ईस्टरलाइज। यही 3 है ना हवाएं।
तो 3 प्रेशर बेल्ट और 3 तरह की हवाएं हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये सारे परमानेंट हैं, क्या हैं? ये सारे परमानेंट विंड्स हैं जो कि सालों भर हमारे पृथ्वी पर चलती हैं। क्या होती हैं? ये सारे विंड्स परमानेंट विंड हैं जो हमारे पृथ्वी पर सालों भर चलती है। अच्छा सर, जो कुछ समय तक चलेगा जो, उसको हम लोग सीजनल विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजनल विंड। जैसे कि मॉनसून, मॉनसून जो है वो एक सीजनल विंड है, मॉनसून सीजन में ही वो चलता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे प्रेशर, जो हमारा प्लेनेटरी विंड है उसके बारे में। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलता है मैंने पढ़ा ही दिया। कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ट्रेड विंड क्या होता है, वेस्टरलाइट क्या होता है, पोलस्टरलाइट क्या होता है, आपको मैंने सब पढ़ा दिया है। अब प्रेशर का जो बेल्ट है वो बनता है 2 तरह से, मैंने एक्सप्लेन किया। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब क्या? अगर वो प्रेशर बेल्ट हाई टेम्परेचर के कारण या फिर लो टेम्परेचर के कारण बन रहा है तो उसको हम थर्मली इंड्यूस्ड कहते हैं। जैसे कि इक्वेटर पर जो लो प्रेशर है ना वो थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, जो आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड है वो मिलता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखो यहाँ पे ये जो था ना सब पोलर वाला, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। क्या है? ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। हवा के ध्यान से देखो ना, हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके कारण वहां पर लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हुई किसके बारे में, आपके किस तरह से लो प्रेशर बनता है, थर्मली या फिर डायनेमिकली। अब देखो ध्यान से, अब मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर के पढ़ाऊंगा। जैसे कि इक्वेटोरियल लो, आपका जो इक्वेटोरियल लो है ये वाला बेल्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रेशर बेल्ट है ना वो ये मिलता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। मतलब कि यहाँ पे ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में इतना चौड़ा ये बेल्ट पाया जाता है। यहाँ पर कंडीशन बहुत ही शांत होती है लो प्रेशर होने के बावजूद। क्यों सर? जैसे ही हवा इस तरफ से आया वो गर्म होकर के ऊपर उठ गया। ठीक है ना, वो हवा आगे की ओर नहीं गया, मिला नहीं है, वो हवा आगे उठ करके ऊपर उठ गया। तो इस बेल्ट में ध्यान सुनना, जैसे ही ये हवा आया ना यहाँ पर आकर के वो फिर तुरंत ऊपर उठ गया, आसमान में चला गया। ये जो हवा आया ऐसे करके तुरंत आसमान में चला गया, ऊपर की ओर उठ गया। तो इसी कारण से यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल विंड नहीं मिलता, केवल वर्टिकल विंड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर केवल वर्टिकल विंड मिलता है और इस जोन को, इस बेल्ट को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोल्ड्रम। क्लियर है? आपको अभी मैंने कुछ समय पहले GS1 का एक स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने डाला है, उसको देख लीजिएगा, GS1 मेंस का। वहाँ पर मैंने बताया है कि कौन से टॉपिक को तैयार करने के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है और कैसे तैयार करना है, मॉक टेस्ट को कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सारी बातें मैंने बताई है वहाँ पर, उसको देखना, इस चैनल पड़ा हुआ है वीडियो। अगला हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई। ये मिलता है 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री लैटिट्यूड तक, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। मतलब कि ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको, मैं इसकी बात कर रहा, ये जो बेल्ट है ना ये वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और यही बेल्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में भी है ना। ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर सब्सिडेंस होता है। क्या होता है? सब्सिडेंस होता है, नीचे आकर के जो हवा है वहाँ पर आकर के गिरता है। इसी कारण से यहाँ पर काम कंडीशन होती है, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। चूंकि यहाँ पर शांत होती है हवाएं, इसीलिए जहाज पूरा चल नहीं पाता गति से। पहले वो होता था, जहाज में कपड़ा लगा होता था बड़ा बड़ा, देखा है ना आपने पुराने जहाज, जो कपड़ा जिसको ढकेलते थे तो जहाज चलता था। अब हवा रहेगी तेज तभी ना उसको ढकेल पाएगा मस्तूल।
तो इसी कारण से वो जहाज़ आगे बढ़ नहीं पाता था, तो घोड़ों को जहाज़ से फेंक दिया जाता था नीचे, ताकि जहाज़ हल्का हो सके और कम हवा में भी वो चल सके। समझ गए? इसी कारण से उसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, और कोई कारण नहीं है। चलिए जरा सवाल करते हैं इस पर एक। इट इज़ एन एरिया ऑफ काम कंडीशन, इट इज़ अ बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर बिटवीन ईस्टरली एंड ट्रेड विंड। तीसरा है रेनफॉल हियर इज ऑफ कन्वेक्शनल इन नेचर। डोल्ड्रम की बात हो रही है। डोल्ड्रम में जो रेनफॉल होता है वो कन्वेक्शनल होता है। क्यों सर? हवा ऊपर की ओर उठती है, ऊपर जाकर के वो हवा से जो नमी है वो बारिश की बूंदों के रूप में बदलती है और फिर नीचे बारिश के रूप में आती है। इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। थर्ड सही है। क्या ये हाई प्रेशर का बेल्ट है? नहीं, ये तो लो प्रेशर बेल्ट है ना। डोल्ड्रम में क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है, तो हाई काट दिया, 2 चला गया, 2 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। एक ऑप्शन, एक काटने से आपका आंसर निकल गया। 1 और 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। डोल्ड्रम में शांति होती है, काम कंडीशन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग सरफेस कंपोनेंट ऑफ प्लैनेटरी सर्कुलेशन फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर। आपको अरेंज करना है कहाँ से? पोल से इक्वेटर की तरफ उल्टा। ये पृथ्वी है ना, यहाँ से इक्वेटर की ओर जब आएंगे आप, तो आपको कौन कौन सा जो कंपोनेंट है मिलेगा? पहले कौन मिलेगा? हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्ड्रम, पोलर हाई, पोलर फ्रंट, वेस्टरलाई। पहले क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, आपको अरेंज करना है और आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। आप आराम से सवाल कीजिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपकी हेल्प करने के लिए बगल में एक डायग्राम भी है। चलिए, तो अभी तक हमने आपको जो विंड के टाइप हैं उनके बारे में पढ़ाया है। प्लैनेटरी विंड होते हैं ट्रेड विंड और वेस्टरलाई। ट्रेड विंड जो होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की ओर चलता है। सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की ओर चलता है। ये काफ़ी स्टडी होता है, सालों भर चलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो अपने दाएं तरफ मुड़ता है, साउदर्न में अपने बाएं तरफ मुड़ता है। ये मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स डिस्कस करते समय बता दिया। वेस्टरलाइज जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, समुद्र की मात्रा ज़्यादा है। अब समुद्र है तो कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बना हुआ है बड़ा बड़ा, कोई पहाड़ नहीं है, कोई चोटी नहीं है। इस कारण से क्या होता है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी एक बैरियर के ये विंड्स ट्रैवल करती हैं और बहुत ही तेज़ गति से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये जो वेस्टरलाई होता है ये 40 डिग्री से 65 डिग्री साउथ के बीच में बेस्ट रूप में डेवलप होती हैं। कहाँ से? 40 डिग्री से, यहाँ पर करीब 40 डिग्री से 65 डिग्री तक, यहाँ तक एकदम बेस्ट डेवलप होता है। और इसका नाम रखा जाता है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्ट्राइकिंग 60s। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ही इसका नाम रखा गया है, नॉर्दर्न वाले में इसका नाम नहीं रखा गया है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैंने बताया परमानेंट विंड के बारे में। अगर सर परमानेंट ना हो, अगर कुछ समय के लिए चले, तो दूसरा होता है पीरियोडिक विंड, जो पीरियड में चलती, जैसे कि आपका वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज। ठीक है ना। ब्रीज क्या होता है? एक जो झोंका सा आता है ठंडी हवा का, उसको हम लोग कहते हैं। तो दिन के समय में क्या होता है, वैली ब्रिज हमें देखने को मिलता है। हमें दिन के समय में जो पहाड़ का स्लोप होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। क्या होता है? पहाड़ का स्लोप ज़्यादा गर्म होता है। इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गया। यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवा खाली हो गई। वैली में से क्या होता है, वैली से हवा इन स्लोप की ओर चलती है इस गैप को भरने के लिए। गैप कैसे हुआ था? क्योंकि यहाँ की हवा चट्टान गर्म होने से ऊपर की ओर उड़ गई थी। तो वैली से जो हवा चल रहा है वो ठंडी हवा होती है, इसको हम लोग वैली ब्रिज कहते हैं। ठीक है। रात के समय में क्या होता है? रात के समय में उल्टा होता है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। क्यों सर? क्योंकि चट्टान जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है।
तो हवा फिर ऊपर से नीचे की ओर आती है, वैली में हवा चलने लगती है, जिसको हम लोग माउंटेन ब्रिज कहते हैं, क्योंकि माउंटेन की तरफ से आता है। इसको हम लोग वैली ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैली से आता है। मैंने बताया था ना कि जहाँ से हवा आती है उसका नाम उसी के नाम पे रखा जाता है। अगर आ रहा है पूरब से उसका नाम रखेंगे पूर्वैया, अगर हवा आ रही है पश्चिम से क्या रखेंगे? उसका नाम पछुआ। तो इस तरह से हवा का नाम रखा जाता है। अब कुछ लोकल विंड होते हैं जो कि किसी खास जगह पर चलते हैं। लोकल विंड में फोएन, चिनुक, मिस्त्राल, पोम्पेरो ये सब आते हैं। फोएन और चिनुक, ध्यान सुनिएगा, फोएन और चिनुक ये गर्म विंड हैं, हॉट विंड हैं। मिस्त्राल कोल्ड विंड है जो आल्प में चलता है। क्लियर है ना? वैसे फोएन भी आल्प में ही चलता है मगर वो गर्म विंड है। चिनुक चलता है रॉकी में। ठीक है, देखो प्रेशर डिफरेंस के कारण मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, इधर आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है ना? तो इधर से लो प्रेशर के कारण हवा को पुकारा गया कि हवा आओ। हवा चलने के लिए चली। जैसे ही ये माउंटेन की ओर चढ़ा, वहाँ पर ठंड के कारण बारिश हो गई और सारी ह्यूमिडिटी यहीं पर बरस गई। जब आगे आएगा तो ये आपका ड्राई विंड है और ये घर्षण के कारण दूसरे कारण से भी ये हवा गर्म हो जाती है और फिर ड्राई एंड वार्म विंड में तब्दील हो जाती है। ये कौन सा है? ये है फोएन, FOEHN, और है चिनुक। फोएन चलता है आल्प में और चिनुक कहाँ चलता है जी? रॉकी में। चिनुक चलता है रॉकी में। मिस्त्राल ठंडा विंड है जो आपका आल्प में चलता है। जरा सवाल बताना एक। पोम्पेरो, साउदर्ली बस्टर, चिनुक और मिस्त्राल, इनमें से कौन कोल्ड विंड है? चिनुक तो गर्म विंड है, गर्म है ना। आपने चौथा काट दिया, 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 1 3 1 2 3। पोम्पेरो मैंने बता ही दिया कि ये कोल्ड विंड है। मिस्त्राल भी कोल्ड विंड है। साउदर्ली बस्टर भी कोल्ड विंड है। तो आपका आंसर क्या हो गया? B 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तीनों जो हैं वो सही आंसर हैं। पोम्पेरो चलता है अर्जेंटीना में और साउदर्ली बस्टर चलता है ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी में ठंडी हवा है ये। ठीक है ना? चलो, 2 तरह के विंड आपको पढ़ने के लिए और मिलेगी। एक होता है काटाबेटिक विंड, दूसरा होता है एनाबेटिक विंड। काटाबेटिक का मतलब ये होता है कि वो नीचे की ओर जा रहा है, कूल सरफेस से होते हुए गर्म हवा को ठंडा कर रहा है। इसको हम कहते हैं काटाबेटिक विंड। दूसरा होता है एनाबेटिक विंड। यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है ऊपर की ओर चढ़ते हुए। इसको हम कहते हैं एनाबेटिक विंड। ठीक है, बस ध्यान रखना काटाबेटिक में नीचे की ओर जाती है। ठीक है, बढ़िया। ये आपको एक मैप में दिखाया गया है कि कौन से लोकल विंड कहाँ पर पाए जाते हैं। चिनुक कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्दर कहाँ पर पाया जाता है, पोम्पेरो कहाँ चलता है, नॉटी, फोन, बोरा, मिस्त्राल, खमसिन, हरमैटन, ये सब कहाँ कहाँ चलता है आपको सिंपल एक डायग्राम के जरिए बताया गया है। कौन से महादेश में है, ये सब बातें। ये सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 का रोरिंग 40s के बारे में सवाल है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको मैंने बताया था कि जो रोरिंग 40 है वो कहाँ पर चलता है? ये केवल साउदर्न में चलता है। वेस्टरलाई का जो नामकरण है ना, केवल साउदर्न में किया गया है, नॉर्दर्न में नहीं किया गया है। तो आपने क्या किया? पहला काट दिया। ये नॉर्दर्न में नहीं चलता, तो 1 C और D। आपने केवल एक स्टेटमेंट काटा, आपका आंसर ही निकल गया। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ये सवाल देखते तो आपको 4 स्टेटमेंट दिखता। क्या दिखता? आपको वहाँ पर 4 लाइनें दिखती। आप डर जाते कि ये सवाल इतना बड़ा है, कैसे होगा? ये सवाल इतना बड़ा है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हमने तो पढ़ा भी नहीं है ज्योग्राफी।
सोचिए, जरा सा कॉन्सेप्ट से आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। आपको 2, 3, 4 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका आंसर आराम से निकल गया। क्या आंसर है? 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से ठंडे दिमाग से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। ये क्या होता है? जब नीचे से हवा चलती है ना, तो हवा ऊपर की ओर उठती है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड। नीचे तो लो प्रेशर है ही, तो हवा फिर यहाँ हाई प्रेशर से जो पोल का लो प्रेशर है उसकी ओर चलता है। इसको हम लोग अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड कहते हैं। ठीक है, एक होता है जियोस्ट्रॉपिक विंड। इसमें क्या होता है? जियोस्ट्रॉपिक विंड में हवा, ध्यान सुनना, हवा प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर चलता है। ध्यान सुनो, ये आपका है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। तो हवा हाई से लो की ओर जानी चाहिए थी, है कि नहीं? ध्यान सुनिएगा, जो हवा है वो हाई से लो की ओर जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता। क्या होता है? हवा इस तरफ से चलती तो है जाने के लिए, मगर फिर इस तरफ मुड़ जाती है और ऐसे चलती है। मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर चलने लगता है, मतलब ढलान के परपेंडिकुलर चलने लगता है। उसको हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। क्या होता है? जियोस्ट्रोपिक विंड, इस कारण से। ठीक है, तो ये बातें हैं इस विंड के बारे में, बस याद रखिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण स्पीड ज़्यादा हो, जैसे कि फ्रिक्शन कम होता है स्पीड ज़्यादा होती है, और विंड जो होती है वो काफ़ी तेज़ चलता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में। चलिए, अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है, फिर आपका रोजबेरी विंड्स क्या होता है, रोजे विंड्स क्या होता है, ये सब बातें। तो जेट स्ट्रीम, रोजे विंड, अल नीनो, ला नीना, अल नीनो मडोकी, ये सब चीज़ें हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इस क्लास में हम आपको साइक्लोन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन दोनों बताएंगे। पहले हम लोग एयर मास पढ़ लेते हैं, क्योंकि एयर मास के कारण ही, एयर मास के टकराने के कारण ही फ्रंट बनता है। फ्रंट बनने के कारण आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब टेम्परेट साइक्लोन पैदा होता है। तो एयर मास क्या होता है? आप एक बात बताओ, कोई जगह है, क्या है? कोई एक जगह है हमारा पोल, पोल के ऊपर, कहाँ गया कलम? पोल के ऊपर अगर कोई हवा है तो वो हवा कैसी होगी? वो हवा ठंडी होगी। वही हवा अगर सहारा मरुस्थल के ऊपर आके खड़ा हो जाए, ये हवा कैसे बन जाएगी? गर्म बन जाएगी। अगर यही हवा किसी समुद्र के ऊपर आके खड़ा हो जाए तो क्या बन जाएगा? इस हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो एयर मास क्या होता है? एयर मास एक हवा का पिंड होता है, एक एयर का बड़ा सा बॉडी होता है। वो जो एयर बॉडी होता है उसमें उसके सोर्स रीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब कि अगर पोल पर खड़ा है तो ठंडा हो जाएगा, समुद्र पर खड़ा है तो ह्यूमिड हो जाएगा, रेगिस्तान में खड़ा है तो वो विंड ड्राई और हॉट बन जाएगी। ठीक है ना। तो इट इज़ अ लार्ज एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर, इसको हम कहते हैं एयर मास। ठीक है। अगर ठंडा है तो क्या बोलेंगे? कोल्ड एयर मास। गर्म है तो क्या बोलेंगे? वार्म एयर मास। ठीक है। एयर मास पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, वो भी मेंस के पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें होंगी एयर मास के बारे में। एक बात और, मान लो कि ये एक बड़ा सा एयर मास है। क्या है? ये बड़ा सा एयर मास है और मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, सामने से देख रहा हूँ। तो आप जब ऊपर जाएंगे हवा में तो हो सकता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस आपको मिले, मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता।
अगर आप ऐसे जाएंगे मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वह टेम्परेचर यहाँ का भी है, वह टेम्परेचर यहाँ का भी है, वह टेम्परेचर यहाँ का भी है। मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हवा मतलब वो वाला हवा में नहीं, मैं इस एयर की बात कर रहा हूँ, इस एयर बॉडी एयर मास में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एयर मास है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके टेम्परेचर के आधार पर, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, मॉइस्चर के आधार पर, ह्यूमिड एयर मास, ड्राई एयर मास। क्लियर है? यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट पर एयर मास का प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होता है। मैं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर हाइट पर एयर मास का प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एयर मासेस बनते हैं। कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, ये सब टाइप है एयर मास का। ठीक है, क्या है? ये सब टाइप है एयर मास का। अब देखो ध्यान से, एयर मास एक जगह पर बैठा नहीं रहता, वो मूव करता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है। जब एयर मास मूव करेगा तो आपस में कोलाइड भी करेगा। क्या करेगा? जब एयर मास मूव करेगा तो आपस में कोलाइड भी करेगा। ठंडा एयर में जाकर टकराएगा हॉट एयर मास से। ठीक है, जब दो एयर मास आपस में टकराते हैं तो उसके बीच के जगह को, टकराहट के जगह को हम लोग फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि वो फ्रंट पर गया है लड़ने। फ्रंट मतलब क्या? एक देश यहाँ पर है, दूसरा देश यहाँ पर है, तो जो बॉर्डर है ना जहाँ पर टकराता है, जहाँ पर लड़ाई होती है, इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। उसी तरह से ये गर्म हवा है, ये ठंडी हवा है, जो टकरा रहा है ना ये एरिया, इसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, फ्रंट मोटा मोटी दो तरह का होता है, आगे बताएंगे कितना तरह का होता है। मोटा मोटी अभी आप दो याद रखो, एक होता है कोल्ड फ्रंट, दूसरा होता है वार्म फ्रंट। ये फ्रंट डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, अगर ये भारत है, मान लो कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इंडिया वाला इस बॉर्डर को क्या बोलेगा? इंडिया वाला इस बॉर्डर को बोलेगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान वाला क्या बोलेगा? पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। ठीक है ना, तो अपना नाम आगे रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही सेम मैच में भी होता है। अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो इंडिया वाले बोलेंगे इंडिया श्रीलंका और श्रीलंका वाले बोलेंगे क्या? श्रीलंका इंडिया मैच। यहाँ पर जो फ्रंट का नाम है वो बदमाश के ऊपर रखा जाता है। जैसे कि अगर कोल्ड एयर मास वार्म वाले मास को ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो इनके बीच का जो फ्रंट है ना, इनके बीच का जो फ्रंट है, इसको हम लोग कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। और इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, मतलब कि नीचे जमीन है। समझ रहे हो ना? हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको, और ऊपर से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि इधर तुम्हारा कोल्ड एयर है, इधर तुम्हारा वार्म एयर है। क्लियर है? हाँ, वार्म एयर ही बदमाशी करता है। जो वार्म एयर है ना, बदमाशी ये भी करता है। वार्म एयर गया और जा करके अपना माथा टकरा दिया कोल्ड एयर से। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अब बोलेंगे वार्म फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? वार्म फ्रंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या होता है। कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर मास गर्म वाले को पुश कर रहा है। कोल्ड और वार्म वाले में हल्का कौन सा है? वार्म एयर मास हल्का होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गर्म है, एक्सपैंड हुआ है, उसका डेंसिटी कम हुआ है, वो हल्का है। कोल्ड एयर मास जो है वो ज़्यादा भारी होता है। अगर दोनों, ये भारी है, ये हल्का है, अगर दोनों एयर मास आपस में टकराएगा तो कौन नीचे रहेगा, कौन ऊपर उठेगा?
कोल्ड एयर मास नीचे ही रह जाएगा, वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। सेम चीज होता है। देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला, ये है ठंडा एयर मास, ये है हॉट गर्म एयर मास। जब टकराता है ना तो हॉट एयर मास ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही हॉट एयर मास ऊपर उठा, ऊपर उठ के वहां पर बारिश शुरू हो गई। क्या होता है? बारिश शुरू होती है, ठीक है। तो इसको, ये होता है यहां पर। अब यहां पर देखो, अगर वार्म एयर मास जाकर के टकराता है कोल्ड वाले से तो क्या होता है? कोल्ड वाला अपने आप ऊपर उठ जाता है, कोल्ड वाला अपने आप, सॉरी वार्म वाला अपने आप ऊपर उठता है। यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहां पर कोल्ड वाले ने वार्म वाले को पुश किया। क्या किया? पुश किया और अपने ऊपर उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। यहां पर वार्म वाला खुद इसके ऊपर चला गया क्योंकि हल्का है, हल्का है। यहां पर धीरे धीरे इसके ऊपर आ गया, यहां पर कोई पुश नहीं किया क्योंकि बदमाशी तो खुदे कर रहा है ना। ये जो हॉट फ्रंट है, हॉट फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है। तो हॉट फ्रंट वाले पे हॉट एयर मास बदमाशी कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है चढ़ के। समझ गए? तो ये होता है हमारा कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, कोल्ड फ्रंट और वार्म एयर फ्रंट, ठीक है। ये देख लिया आपने क्या होता है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर मास जो होता है वो गर्म एयर मास को पुश करता है और इसको ऊपर की ओर चढ़ने पर विवश कर देता है, विवश करता है। हॉट वाले में विवश नहीं करता, हॉट वाले में वो खुद चढ़ता है। कोल्ड फ्रंट वाले में जो स्लोप होता है वो काफ़ी स्टीप होता है। देखो यहाँ पर जो स्लोप है ना, वो स्लोप काफ़ी स्टीप है, स्लोप काफ़ी स्टीप है। एकदम बहुत तेज बारिश होता है क्योंकि अचानक से हवा ऊपर की ओर उठती है। क्या होता है? हवा अचानक से ऊपर की ओर उठती है और वहाँ पर तेज बारिश वहाँ पर दिखाई पड़ती है। साइक्लोनिक रेनफॉल हम लोग इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। चूंकि यहाँ पर धीरे धीरे उठ रहा है तो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। यहाँ पर बस फुहारा पड़ता है, ड्रिजल। बहुत ही बढ़िया मौसम होता है यहाँ पे, हल्की हल्की बारिश होती है एकदम, ठीक है ना। तो ये होता है कोल्ड फ्रंट, ये होता है वार्म फ्रंट। आपने देख लिया दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या खास बातें हैं। और फ्रंट के बारे में मैंने पढ़ा दिया कि फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट क्या होता है। अब आते हैं साइक्लोन पे। एयर मास, फ्रंट, ये सब टूल हैं क्या एक्सप्लेन करने के लिए? साइक्लोन एक्सप्लेन करने के लिए। अब साइक्लोन होता है दो तरह का। अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में बने, अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में बने तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अगर ये टेम्परेट रीजन में बने तो उसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र पर बनता है, समुद्र के ऊपर बनता है और हीटिंग के कारण बनता है। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना, वो फ्रंट बनने के कारण बनता है। क्या होता है? ये फ्रंट एयर मास के कारण बनता है, ठीक है। और टेम्परेट साइक्लोन जमीन पर भी बन सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जमीन पर नहीं बनता। समझ गए? अब साइक्लोन, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, उसकी चार खास बातें होती हैं। सबसे पहला, ये लो प्रेशर सिस्टम होता है। क्या होता है? इट इज़ अ लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ पर प्रेशर लो होता है, एयर कन्वर्ज कर रहा होता है सेंटर की तरफ, मतलब कि सभी सेंटर की ओर ही आ रहे होते हैं। समझ गए? और आने के चक्कर में वो घूमने लग जाता है और क्या होता है? पूरा चक्कर मारता है, फिर साइक्लोन बन जाता है।
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कन्वर्जेंस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैंने जो बनाया है ना ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। अपना हाथ घुमाओ इस तरह से, दाहिना हाथ जो है ना वो घुमाओ इस तरह से, घुमाओगे तो ऊपर की ओर उठा जाएगा और कर्व यूं मूव करेगा, दिख रहा है? ठीक है ना, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये काम हो रहा है। ठीक है, क्लोज्ड आइसोबार बनता है। आइसोबार वो एरिया होते हैं जहां पर प्रेशर समान होता है, जहां पर प्रेशर समान होता है। जैसे कि यहां पर देखो, इस एरिया का प्रेशर, इस एरिया का प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर समान है, 10-12 ही है। यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बराबर है, 1008 है। ये क्लोज्ड नहीं है, ये एक लाइन जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, कर्व्ड लाइन जा रही है, इसको हम लोग नॉर्मल आइसोबार कहते हैं। यही आइसोबार अगर क्लोज्ड हो तो सर देखो ये वाला है ना, ये वाला क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड आइसोबार है। ठीक है, तो साइक्लोन में क्लोज्ड आइसोबार ही बनता है। क्या बनता है? साइक्लोन में क्लोज्ड आइसोबार बनता है। और मैंने पहले बताया था आपको कि किस तरह से लो प्रेशर बनता है, थर्मली और डायनेमिकली। तो फ्रंटल साइक्लोन में क्या हो रहा था? फ्रंटल साइक्लोन में हमारा जो एयर मास है वो एक दूसरे से टकरा रहा था। टकराने से होता क्या है? फ्रंट बनता है। अब देखो ध्यान से, आपको बताता हूं। देखो अभी ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, दोनों अगल बगल में है पड़ोसी, चुपचाप, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, एक दिन उसने इसको देखा, इसने उसको देखा, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया है? प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। तो कोल्ड वाला जो है ना वो गर्म वाले से कहता है, आंख दिखाते हो। ठीक है ना, ये कौन सी मूवी का है बताना ज़रा मूवी का नाम बताना। तो आंख दिखाते हो, तो ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका कोल्ड एयर मास है वो वार्म एयर मास को धीरे धीरे काटने लगता है। दिख रहा है आपको? ये हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो आपका जो कोल्ड एयर मास है ना पूरा घूम के वार्म एयर मास को पिचकाने लगता है। क्या होता है? पिचकाने लगता है। और ये जो वार्म एयर मास है वो कोल्ड एयर मास के ऊपर की ओर उठने लगता है। क्या होता है? वो उसके ऊपर की ओर उठने लगता है और बारिश खूब सारी होती है। अगर ये वाला बाउंड्री आ करके यहाँ पर सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वार्म एयर मास खत्म हो जाएगा, वार्म एयर मास खत्म हो जाएगा, कोल्ड ही कोल्ड बचेगा। तो वहां पर कहते हैं कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया है। क्या हो गया है? देखो यहां पर दिख रहा है, पूरा जो वार्म एयर मास है ना, जो गर्म एयर मास है वो ऊपर की ओर उठ चुका है और ये कोल्ड वाला दोनों आपस में यहाँ पर आकर के मिल गया है। चूंकि दोनों कोल्ड एयर मास ही है तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है। प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो घूम नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता एयर, तो साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है। क्या होता है? साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन। को दिक्कत है? चलो अब हम बताते हैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम अलग अलग, पहले तो ये ध्यान सुनना, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में चलता है और ट्रॉपिकल एरिया में चलने वाला जो साइक्लोन होता है ना उसका नाम अलग अलग होता है। कहीं पर इसको टाइफून कहते हैं, कहीं पर इसको हरिकेन कहते हैं। टाइफून कहते हैं चाइना में, हरिकेन कहते हैं नॉर्दर्न अमेरिका में। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मी के अंतिम समय में पैदा होता है। क्यों सर? गर्मी में ज़मीन तो बहुत तेज़ गर्म होता है, ध्यान सुनिएगा, ज़मीन जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, मगर समुद्र देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो लेट समर में जो समुद्र का जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण से
यहाँ पर समुद्र का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर की ओर जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पर ऊपर जाने के कारण एक लो प्रेशर पैदा होता है। क्या होता है? हवा ऊपर उठ रही है ना, हवा ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम पैदा होगा। बढ़िया बात। लो प्रेशर पैदा हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और फिर कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा मुड़ती है। क्या होती है? हवा कर्व करती है, मुड़ती है, और जैसे ही हवा मुड़ा तो पूरा चक्रवात बनने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, चक्रवात बनने का एनर्जी कहाँ से आता है? जो ह्यूमिड एयर ऊपर की ओर मूव कर रहा था वो ऊपर जा कर के उसका कंडेंसेशन होता है और जो हीट है, हीट दोबारा हवा में मिल जाती है और हवा दोबारा ऊपर से उठता है गर्म होकर के। समझ आ रहा है? तो जैसे कि देखो, ये हवा आया यहाँ पर आकर के अपना बारिश कर दिया, पानी तो गिर गया बरस करके। इसके पानी में जो गर्मी था वो तो हवा में ही रह गया, पानी बरस गया तो एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी क्रिएटेड। पढ़े हो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी जो है वो हवा में मिल गया। अब हवा को मिला हीट और गर्म हो गया, ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर से बरसेगा और ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। ये जो बीच का एरिया है ना, बीच का एरिया, बीच के एरिया में ये जो आपका हवा है वो नीचे की ओर आता है। देख रहे बोला, ये हवा नीचे की ओर जाता है, इसको हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। यहाँ पर हवा डिसेंड हो रही होती है। और मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हवा जब डिसेंड होती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। मैंने बताया था ना कि हवा आती नीचे दबाता है तो वहाँ पर क्या बनता है? हाई प्रेशर। मगर यहाँ पर एनोमली, क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के बजाय वो बन जाता है लो प्रेशर। क्या होता है? ये लो प्रेशर होता है। यहाँ पर ये होता है आपका लो प्रेशर। इसी को हम लोग आई कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ठीक है, यहाँ पर आसमान एकदम साफ होता है और यहाँ पर आई वॉल नहीं पाया जाता। दिख रहा है ना ये वाला? ये आई वॉल है, ये आई वॉल है, ये आई वॉल है। ठीक है, इसी के नीचे आपका बारिश होता है। क्या होता है? इसी के नीचे आपका जो है वो बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम करेंगे क्या? अब जब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तो आपको मैं पढ़ाऊँगा जेट स्ट्रीम के बारे में, अल नीनो ला नीना ये सब, और साइक्लोन पर आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, आपको हम सवाल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। MCQ के ज़रिए आपको हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको सवाल के ज़रिए पढ़ना बहुत ही आसान होता है। आप समझ पाते हैं अच्छे से, आप उसको याद रख पाते हैं अच्छे से। क्लियर बात है? ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो करना है क्या है आपको पता है। हम मिलते हैं अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।